मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर होने वाला अजमेर यूनिवर्सिटी का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवाने वाला हूँ। ये आपके सामने एक टाइप का वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें आपका जो जितने भी चैप्टर है उनका रिविजन देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, भाई अगर आप अजमेर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी या अन्य कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, सेम टू सेम क्वेश्चन आए ये जरूरी नहीं होता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो मैं पहले आपको सत्यता बता देता हूं, तो आपका वो रिवीजन जरूर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन रिवीजन जरूर हो जाएगा। आपके जितने भी चैप्टर, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो बस इतनी उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखना और पेपर में अच्छे करके आना, अच्छे मार्क्स से करके आना आप इसको। पहला प्रश्न आपके सामने, डिस्कस बेकॉन्स व्यू ऑन द एजुकेशन वैल्यू ऑफ ट्रेवलिंग विद रेफरेंस ऑफ द ऑफ ट्रेवल्स। मतलब आपको बेकॉन्स के, जो बेकॉन है वो बेकॉन, उनके अब विचार बताने आपके सामने एजुकेशन की जो क्या वैल्यू होती है जब इंसान है वो ट्रेवलिंग करता है। देखो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, जब इंसान जीवन में घूमने के लिए जाता है, भाई आप भी कहीं पर घूमने जाते हो, तो एक तो ऐसे चलेगा कि भाई अपने जैसे जल महल घूमने गए आप, या फिर पुष्कर के मेले में घूमने गए, तो आप बस जस्ट वहां पर गए और मेले में खरीदारी करके आ गए। कुछ लोग वहां पर जाते हैं किस चीज के लिए, यही बात बता रहे हैं कि आपको घूमने के लिए जाओ तो किस उद्देश्य से आपको जाना चाहिए। ऑफ बेकॉन्स के क्या विचार हैं ट्रेवलिंग के ऊपर, आप जब घूमते हो या फिर पूरी दुनिया को जब आप भ्रमण करते हो, तो उसके ऊपर ऑफ ट्रेवल जो उन्होंने किताब लिखी, उनके क्या विचार थे इस चीज पे, उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया। इन ऑफ ट्रेवल्स, Francis Bacon emphasized that traveling is the most efficient means of gaining practical knowledge and broadening one intellectual horizons। मतलब ऑफ ट्रेवल के अंदर जो फ्रैंकिन बेकॉन्स ने किस चीज पे एम्फेसाइज किया है, एम्फेसाइज करना मतलब जोर देना, किस चीज पर उन्होंने जोर दिया है कि अगर आप जब ट्रेवल करते हो तो उसका सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका, मतलब कोई भी अगर जो भ्रमण कर रहे हो उसका सब भ्रमण करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होता है, कौन सा होता है, मीन्स ऑफ गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। कि आप जैसे कहीं पर घूमने जाओ तो वहां पर क्या करो, आपके सामने प्रैक्टिकल नॉलेज मिले आपको। समझ में आ गया। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब आपको वहां की चीजों की समझ मिले। जैसे आप क्या गए, दिल्ली के लाल किले पर घूमने के लिए चले गए, मौसम तो अच्छा नहीं चल रहा है इस समय दिल्ली में लाल किले पर घूमने वाला, लेकिन मान लो तो आपने वहां पर ये नहीं कि बस गए इधर उधर घूम कर आ गए, नहीं, आप वहां पर जा रहे हो तो उसके आसपास पहले तो लाल किले को आपने अच्छे से समझा। इस पूरी जर्नी में आप समझोगे कि भाई नए विद्यार्थी नए जा रहे हो तो मेट्रो में कैसे घूमना चाहिए, पहली चीज। अगर अभी तक आप मेट्रो में नहीं गए हो तो मेट्रो के बारे में जानोगे। फिर जैसे उस जगह से गुजरोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप गांव के विद्यार्थी हो या शहर के भी विद्यार्थी हो, तो अपने तो दिल्ली जैसा माहौल नहीं है, तो देखोगे बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहां पर, वहां के लोगों की जिंदगी बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलती है। समझ में आ गया। सभी लोग, गांव में आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन वहां पर आपके सामने हर व्यक्ति आपके सामने अनजान रहेगा। समझ में आ गया। हर व्यक्ति है वो चाहेगा कि कैसे भी मैं इस व्यक्ति से ज्यादा पैसे कमा लूं, और आप चाहोगे कि भाई मैं ना इस कोई भी वस्तु खरीद रहा हूं, अगर आप वहां पे कोई भी चीज की खरीदारी करोगे तो सोचो कि मैं जिसको सस्ती से सस्ती खरीद लो, तो आप वहां पे बार्गेनिंग सीखोगे। समझ में आ गया। फिर आप लाल किले में पहुंचे, फिर आप लाल किले में पहुंचकर आप वहां के जो जितने भी ऐतिहासिक चीजें उनको देखोगे। उसमें उसमें भी आपको क्या है, क्या देखना है कि वहां पे किस किस प्रकार की नक्काशी की हुई है, किस प्रकार की चीजें हैं। तो यही चीजें आपके सामने, मैं और भी बता सकता लेकिन लंबा वीडियो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो यही चीजें बताई आपके सामने ओ बेकोन ने कि अगर आप कहीं पर चीजें घूमने जाओ तो जीवन के प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखो, कि जीवन की जो वास्तविकता है, वास्तविक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान जिसको अपन बोलते हैं, भाई अपने पिताजी या दादाजी कहते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, संसारिक ज्ञान बहुत होना जरूरी है, उसके बारे में आपको पता चलता है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेवलिंग एक्सपोज ए पर्सन टू वेरियस कल्चर। जैसे वो बेकॉन्स के अनुसार कोई व्यक्ति जब घूमने जाता है तो क्या करता है वो आपके सामने, ही कैन ट्रेवल थ्रू द वेरियस कल्चर। वो क्या आपके सामने अलग अलग प्रकार के आपके सामने कल्चर संस्कृति में देखता है। अब यहाँ से आप दिल्ली में चले गए, आप अजमेर नागौर या इधर के आसपास के क्षेत्रों, आपकी जो बहन है, आपकी जो माता है, आपकी जो दादा दादी है, या फिर जो भी महिलाएं आपके आसपास, उनका पहनावा देखना आप, है ना। मुख्यतः हमारा जो राजस्थानी पहनावा देखने को मिलता है, वही अगर आप दिल्ली जाओगे तो उनकी महिलाओं को पहनावा देखना, है ना। पुरुषों का पहनावा में भी आपको अंतर मिलेगा, भाई आपके दादाजी का पहनावा देखना और उनका पहनावा देखना मिलेगा ना। वहीं के जो अंकल उसी एज के लोग, उनका पहनावा आपके सामने अलग मिलेगा। महिलाओं की बात करें, आप
शहरों में देखोगे कि वहां के लोग आपके सामने ज्यादातर एक दूसरे से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखते हैं, वो काम से कम मतलब रखते हैं। गांव में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो यही आपके सामने, और अगर आप यही एमपी में जाओ, यूपी में, बिहार में, गुजरात में, दक्षिण भारत में, तो कहीं पर भी आप घूमने के लिए जाओगे तो वहां की संस्कृति के बारे में पता चलता है, वहां के ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है, वहां की जो प्राचीन जो उनकी सभ्यता उसके बारे में पता चलता है। अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हो, अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाते हो, तो वहां के नियम कायदों के बारे में पता चलता है और सोशल हैबिट के बारे में कि वहां के लोग किस प्रकार का जीवन वो जीते हैं। दैट बुक्स अलोन कांट प्रोवाइड। और ये सब चीजें ना, ये जो सांस्कृतिक जो व्यवहारिक ज्ञान है, संसारी ज्ञान है, दुनिया की कितनी किताबें पढ़ लो आप, कभी भी वो चीज आपको किताबों में नहीं मिलेगा जो आप वहीं पर जमीन पर जाकर जो सीख सकते हो, वो आपको कभी भी अपनी किताबों से नहीं सीख सकते हो। Bacons believe that travel improves observation, judgment and adaptability. Bacons विश्वास करते हैं कि जब इंसान घूमता है तो उससे क्या इंप्रूवमेंट होता है, उसका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब उसके जो सोचने की क्षमता है, दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है, उसमें बदलाव आता है। आपको लगता है कि जीवन में मेरे पैसे की तंगी है, मेरे जीवन में संघर्ष है, लेकिन आप फुटपाथ पे सोए हुए लोगों की तरफ देखते हो कि जीवन में संघर्ष और असली तंगी किसको कहते हैं। जजमेंट, आप जो लोगों को जज करते हो पैसे देख, लोगों के कपड़े के माध्यम से, लोगों के पहनावे के माध्यम से, वो सब आपका बदल जाता है, लोगों को जज करने का तरीका बदल जाता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, अडेप्टेबिलिटी। आप अलग अलग प्रकार के माहौल में अडेप्ट करना सीख जाते हो कि किस तरीके से आपके सामने अलग अलग व्यवस्थाओं में, अलग अलग वातावरण में आप अडेप्ट करना सीखते हो। दिल्ली जाओगे, सबसे पहले अपने मोबाइल का ध्यान रखो कहीं चोरी नहीं हो जाए, पर्स का ध्यान रखोगे, होता ना ऐसा? क्यों भाई, वो वातावरण ही ऐसा नहीं, चोरी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके सामने आपको, आप दूसरे माहौल में जाते हो तो इनसिक्योर फील होता है आपको। He suggests that young men should travel under the guidance of tutor and the knowledgeable companions. मतलब ये जो आपके सामने ओ बेकॉन क्या कहते हैं, एक जो नौजवान लड़का होता है, एक नौजवान आदमी होता है, उसको क्या कैसे घूमना चाहिए? किसी भी एक समझदार व्यक्ति के साथ घूमना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति के साथ घूमना चाहिए जो उस चीजों के बारे में ज्ञान रखता है, सो दैट देयर एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड यूटिलाइज। ताकि उसके जो अनुभव है वो उसको पूरे के पूरे पता चल सके। भाई अगर आप अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ जो दिल्ली में रहता है उसके साथ गए, तो वो आपको क्या एकदम सिक्योर महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, उसको तो पता है दिल्ली के बारे में, वो आपको 10 चीजें और ज्यादा बताएगा कि देखो ये यहाँ पर से यमुना नदी निकलती है, आप और यहाँ से आपके सामने जो ये नगर है, ये चीज आपके सामने, चांदनी चौक की ये चीज फेमस है, करोल बाग की ये चीज फेमस है। समझ रहे हैं ना? वो आप, उसने जो इतने साल अपने जीवन में अनुभव किया वहां पर रहने कर, वो आपको वो वैसा का वैसा बता देगा। ट्रेवलिंग टू द फॉरेन कोर्ट्स, आपको क्या करना चाहिए? आपको जो विदेशी कोर्ट है उनको ट्रेवल करना चाहिए, वहां की लाइब्रेरी पुस्तकालयों को, वहां की जो विश्वविद्यालय है उनको, और आर्किटेक्ट और जो सभ्यता है उन सब चीजों को आपके सामने घूमना चाहिए। इनहेंस पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, आर्ट एंड सोसाइटी। और इस चीज से आपको क्या पता चलता है, किस चीज से आपको समझ मिलती है, किस चीज की? राजनीति की समझ मिलती है, साहित्य की समझ मिलती है और समाज की समझ मिलती है इन सब चीजों के माध्यम से। बेकॉन्स ऑल्सो एडवाइजेज, बेकॉन्स आपको क्या बताते हैं, किस चीज की एडवाइस देते हैं? ट्रेवलर्स टू मेंटेन ए ट्रेवल डायरी। और जो व्यक्ति जब आपके सामने घूमने के लिए जाए, तब उसको एक अपनी ट्रेवल डायरी है उसको भी लेकर रखना चाहिए। मतलब जो वहां पर जहां जहां पर घूमने को जा रहा है उसमें उसने क्या क्या देखा, उस चीज को भी उसको लिखना चाहिए। नोटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर द फ्यूचर यूज। मतलब अगर वो वापस वहीं पर घूमने के लिए जा रहा है तो उस डायरी में आगे आपके सामने अगर वो पहले से ऑब्जर्वेशन करके रखेगा तो वापस घूमने आएगा तो उसके लिए वो चीजें ईजी हो जाएंगी। फॉर हिम ट्रेवल इज नॉट ए मर्सी ए प्लेजर बट एन एजुकेशन एक्टिविटी। अगर आप सही से समझो, और बेकॉन के अनुसार सिर्फ एक जो यात्रा है, कोई भी कहीं का भ्रमण करने जा रहे हो, वो सिर्फ एक आपके सामने प्लेजर, मतलब आपके सामने सिर्फ मनोरंजन का ही साधन नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल एक्टिविटी है। मतलब आपको घूमने की एक पूरी की पूरी, सीखने की एक पूरी पूरी प्रक्रिया जहां पर आप बहुत ज्यादा चीजों को शिक्षा प्रदान सीख सकते हो। दैट
shapes a person into a well informed and cultured individual। और ये क्या दिखाती है आपके सामने, ये इन सब चीजों को दिखाती है कि कैसे अगर आप पूरी जब चीजों को घूमते हो तो वो आप जब भ्रमण करते हो तो दुनिया को देखने का जो नजरिया बनता है, यही चीज आपको इंसान को क्या एक समृद्धशाली एक शिक्षित इंसान बनाने में, एक संस्कृतिवान एक समझदार व्यक्ति बनाने में मददगार सिद्ध होती है। In the essence, Bacon's view travel as a vital supplement to formal education। और ये सब चीजें आपके सामने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सामने कोई भी फॉर्मल एजुकेशन के लिए, कोई इंसान को व्यवहारिक ज्ञान होने के बारे में। तो देखो बच्चों, अब ये पहला पर्सन मैंने पढ़ा है ओ बेकॉन्स के ऊपर। ओ बेकॉन्स का जो पर्सन आएगा वो ये पूरी आपके सामने कहानी है ना, उसका सारांश है। अब कुछ भी पूछे आपके सामने, अगर आप इन लाइनों को भी लिख देते हो जो मैंने बताया, उससे आपको बेकॉन्स की ऑफ ट्रेवल के बारे में पता चल गया होगा। पर्सन सेम नहीं आएगा, लैंग्वेज बदल के आएगा, आप कर दोगे मुझे उम्मीद है। मैं उसी से देखो आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप ये देख रहे हो ना वीडियो को, आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप ये जो क्वेश्चन बदल के आया, क्या आप उसको कर दोगे या नहीं करोगे? एक बार कमेंट कर देना मेरे को। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब्स एडिसन्स रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ एंड डेथ इन द मेडिटेशन इन एस्टिमर्स एबी। describes Edison's reflection on the life and death in the meditation in the Westover Abbey। तो आपके सामने जो अगली जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। जो एडिसन्स के क्या आपके सामने जिंदगी और मृत्यु के ऊपर क्या विचार थे उसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। जोसेफ एडिसन ऐसे मेडिटेशन इन द वेस्टम्बर एबे present a contemplative and the philosophical reflection on life, human life। मतलब जोसेफ एडिसन के जो ऐसे लिखा गया उनके द्वारा मेडिटेशन इन द वेस्टम्बर, उसमें क्या कहा उन्होंने, एक कंटेम्पलेटिव एंड फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन एंड वुमन एंड लाइफ। मतलब उन्होंने जीवन के ऊपर अपने दार्शनिक विचार रखे हैं। फिलोसफिकल मतलब क्या है, दार्शनिक विचार, और समय के साथ आपके सामने समानार्थी विचार रखे हैं। क्या कहा है, इन ए इनविटेबल पैसेज ऑफ टाइम। और इन्होंने क्या कहा है कि जीवन और मृत्यु है वो सिर्फ एक जीवन का एक चक्कर है, जीवन का हिस्सा है। जिस तरीके से इंसान जन्म लेता है उसी तरीके से मृत्यु भी उसकी शाश्वत होती है। While walking through the abbey, Addison's observed the grave। जब आपके सामने जो while walking through the abbey, जब आपके सामने एबे के थ्रू, मतलब आपके सामने जो वो कोई कब्र गरा, जो आपके सामने एबे है वो ऑब्जर्व करते हैं आपके सामने किस चीज को, ग्रेव्स को, मोन्यूमेंट्स को एंड एपिटेथ को। तो आपके सामने एडिसन है, जब आपके सामने कोई जब वहां से गुजरते हैं, एबे नामक जो जगह वहां से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर अनेक प्रकार की ग्रेव मतलब क्या होती है आपके सामने, कब्रें, मोन्यूमेंट्स मकबरे, और आपके सामने क्या होती है, एपिटेट्स मतलब होता है एपिटेट्स, जो कब्र होती है उस पे जो लेख लिखे रहते हैं उनको बोला जाता है। ऑफ पीपुल्स हु वंस हेल्ड पावर, उन सब लोगों की आपके सामने क्या थी, कब्र बनी हुई थी, मकबरे बने हुए थे, जिनके पास कोई समय बहुत ज्यादा क्या हुआ करती थी, पावर, ताकत हुआ करती थी, पैसे और फेम हुआ करता था। मतलब समाज के उस तबके की उन्होंने वो कब्रें देखी जहां पर जो एक समय तक उस शासन प्रणाली को चलाने काम किया करते थे, जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत, पैसा और आपके सामने राजनीतिक सत्ता हुआ करती थी। भाई उन्हीं लोगों की आपके सामने कब्र और मकबरे बड़े बड़े बनते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। These tombs remind him to the fragility and the transitions of the human's life। फ्रेगलिटी क्या होती है, क्षण भंगुरता, तुरंत टूटने वाली चीज। तो ये जो आपके सामने जो टॉम थी, जो आपके सामने कब्र और मकबरे थे, ये उनको उस चीज के बारे में बताती है, इंसान के जीवन के उस बारे में बताती है कि इंसान का जीवन क्षण भंगुर का होता है, कभी भी वो क्या हो सकता है, टूट सकता है, कभी भी उस जो जीवन है वो कभी भी खत्म हो सकता है। एडिसन रियलाइज दैट डेथ इरेज डिस्टिंक्शंस बिटवीन रिच एंड पुअर। तो एडिसन रियलाइज करते हैं, एडिसन बताते हैं इस चीज को कि जो मृत्यु होती है वो डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, जो दूरियां होती हैं अमीरी और गरीबी की, उनको बिल्कुल खत्म कर देती है। कैसे भाई, चाहे आप कितने भी अमीर व्यक्ति हो और चाहे कितने भी गरीब व्यक्ति हो, खाली हाथ आना है, सबको खाली हाथ जाना है। तो यही चीज बता देते हैं, जीवन में हो सकता है इंसान जन्म ले तो जन्म में भेदभाव देखने को मिल सकता है। क्यों, जिस दिन जन्म लिया तो कोई हॉस्पिटल में जन्म ले सकता है, कोई आपके सामने फुटपाथ पे जन्म ले सकता है ना। जीवन में आप आगे का जीवन में हर जगह भेदभाव देखने को मिलता है, पैसे में, अमीरी में और गरीबी में। लेकिन
जिस दिन इंसान को मृत्यु प्राप्त होती है उस दिन सभी बराबर हो जाते हैं, ना कोई अमीर रहता है ना कोई गरीब रहता है, गरीब की भी वही मृत्यु होती है और अमीर की भी वही मृत्यु होती है, और उस दिन सारी अमीरी व गरीबी खत्म हो जाती है। पावरफुल एंड ऑर्डिनरी एंड अल्टीमेटली ब्रिंग्स इक्वलिटी। चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, चाहे कितने भी सामान्य व्यक्ति हो, अंततः जीवन है वो आपको सबके समान कर देता है। चाहे आप कितने ताकतवर, पैसे वाले, अमीर, गरीब कितने भी हो, सभी सब कुछ आपके सामने सभी चीजों को समान कर देता है। He reflect that people spend their lives chasingly worldly pleasure। वो क्या कहता है, वो इस चीज को बताते हैं, इस इंसान है जो एडिसंस कहते हैं कि इंसान है वो अपना पूरा जीवन लगा देता है लाइफ चेजिंग वर्डली, मतलब इंसान पूरा अपना जीवन खर्च कर देता है इस दुनिया के जो प्लेजर होते हैं, आनंद होते हैं, अनफॉरगेटिंग दैट एंड्स इन साइलेंस। मतलब इंसान अपने जीवन की पूरी संपत्ति, धन दौलत, पैसे, संपत्ति कमाने में, इन सब चीजों में लगा देता है कि इस दुनिया में उसको कहीं आनंद और सुकून मिले, लेकिन वो इस सब भागदौड़ में ये भूल जाता है कि अंत हर व्यक्ति का कैसा होगा, एकदम शून्य मौन से भरा होगा। The abbey become a place of moral instructions। जहां पर इस कहानी के माध्यम से जो एबे है वो आपके सामने एक जगह है जहां पे वो उनको क्या मिल रही है, आपके सामने एडिशन है उसको क्या मिल रही है, मोरल इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, मतलब नैतिक आपके सामने उसको समझदारी मिल रही है, भाई जीवन के बारे में उसको ज्ञान मिल रहा है। टीचिंग ह्यूमिलिटी एंड चैरिटी, जहां पर उसको ये पता चलती है कि इंसान की महत्व, मानवता क्या होती है और परोपकार क्या होता है। चैरिटी मतलब परोपकार, ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है आपके सामने, मानवता, कि जीवन में मानवता और जो चैरिटी है, परोपकारिता है, वो क्या होती है। एडिसन ऑल्सो एम्फेसाइज दैट कंटेम्पलेटिंग डेथ हेल्प इंडिविजुअल लिव ए मोर मीनिंगफुल एंड वर्चुअस लाइफ। साथ के साथ एडिसन इस चीज पर और ज्यादा जोर देते हैं कि जब आपको जीवन के बारे में यह पता चल जाता है कि मृत्यु है वो शाश्वत सत्य है, कि एक दिन सभी को आनी है और मृत्यु सभी व्यक्तियों को समान कर देती है, जब इंसान को यह चीज पता चल जाती है तो इंसान है वो अपना जीवन किस प्रकार से जीता है, मोर मीनिंगफुल और सार्थक कार्यों में लगा देता है, सही जीवन में सही चीजों को करने में लगा देता है और वर्चुअस लाइफ को जीने में लगा देता है। मतलब जीवन को वो खुल के जीना शुरू हो कर देता है जब उसे पता चल जाता है कि ये सब संसार है वो मोह माया है, सब क्षण भंगुर की चीजें हैं, आज तुम्हारे पास है कल किसी और की होंगी, तब इंसान जीवन को खुलकर जीना शुरू कर देता है। His reflections highlight the universal truth that life is momentary and uncertain। काफी बार जीवन है वो तुम्हें इस चीज को हाईलाइट करता है, इस चीज को दिखाता है कि यूनिवर्स है, पूरी दुनिया है, ये क्षणिक, क्षण भंगुर है और अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब क्या, अनिश्चितताओं से भरी हुई है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड देयरफॉर वी मस्ट वैल्यू राइटियस एंड ह्यूमैनिटी और प्राइड एंड एम्बिशन। और हमें क्या करना चाहिए, हमें और ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए सही चीजों को और मानवता को। किसके ऊपर, अपने जो घमंड है आपके ऊपर इस चीज को कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना धन दौलत है, इन सब चीजों को ज्यादा महत्व देने के बजाय आपको जीवन में सही चीजों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। The essay become beautifully captures the contrast between the human achievements and their quiet stillness of the grave। ये आपके सामने जो कहानी लिखी गई है ये बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदरता से इस चीज को दर्शाने का प्रयास करती है, इस विरोधाभास को दिखाने का प्रयास करती है। एक तरफ जहां पर इंसान अपने जीवन में पूरा जीवन लगा देता है जीवन के जो गर्व करने पर कि मैंने ये कमाया, मेरी ये धन दौलत, ये पैसा, ये सब चीजें, दूसरी तरफ जो आपके सामने मौन है, जो मृत्यु की जो मौन है, मृत्यु की वास्तविकता, उसके बीच में जिंदा जीवन के बीच में और मृत्यु के बीच में बहुत ही सुंदर विरोधाभास को इस तरीके से समेटा है, इतनी सुंदरता से समेटा है कि जब एक व्यक्ति इन सब कहानियों को पढ़ता है तो अंदर से क्या हो जाता है, आत्म स्तब्ध हो जाता है, वो एकदम आपके सामने। तो ये थी आपके सामने जो एडिसन की जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ डेथ के बारे में कहानी। अब अगर इससे प्रश्न है तो सभी बच्चों से अनुरोध है छोड़ना मत कर देना इस प्रश्न को। अगले वाली है यूनिट नंबर 2 जहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिलती हैं। पहला है राइट द थीम ऑफ लव एंड सेक्रीफाइसेस इन ओ हेनरी द गिफ्ट ऑफ मैगी। तो द गिफ्ट ऑफ मैगी में आपके सामने एक कहानी है, द गिफ्ट ऑफ मैगी, ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो थीम है प्रेम और त्याग के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है, उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा एक
सुंदर कहानी है आपके सामने, प्रेम कहानी है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ओ हेनरी द गिफ्ट ऑफ मैगी, मैगी इज ए टचिंग स्टोरी दैट ब्यूटीफुली इलुस्ट्रेट द थीम ऑफ लव। तो ओ हेनरी के द्वारा जो आपके सामने जो कहानी लिखी गई है द गिफ्ट ऑफ मैगी, ये बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है, जो किसको दिखाती है, दैट ब्यूटीफुली इलुस्ट्रेट, जो सुंदरता के साथ चीजों को दिखाती है, इलुस्ट्रेट करती है, मतलब उसको दर्शाती है, द थीम ऑफ लव, प्यार की जो थीम है उसके बारे में, प्यार के बारे में, त्याग के बारे में और सेल्फलेसनेस के बारे में, मतलब बिना किसी चीजों की इच्छा रखे चीजों की त्याग के बारे में। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द जिम एंड डेला, ये जो कहानी है जिम और डेला की जो प्रेम संबंध है, प्रेम कहानी, उसके आसपास ये पूरी की पूरी कहानी घूमती है। जिम और डेला दोनों के क्या एक मैरिड कपल है, मैरिड कपल मतलब दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों शादीशुदा पति और पत्नी है। लिविंग इन ए पोवर्टी, दोनों कैसे हैं, दोनों का जीवन किस चीज से भरा हुआ है, गरीबी से भरा हुआ है। बट डीपली डिवोटेड टू ईच अदर, बट एक दूसरे से बहुत गहरा प्रेम करते हैं, एक दूसरे से पूरी तरीके से प्रेम में वो है। विद क्रिसमस अप्रोचिंग, जैसे जैसे जो क्रिसमस आ रहा है, बोथ वांट टू गिव ए मीनिंगफुल गिफ्ट टू वन अनदर, और वो आपके सामने क्या करना चाहते हैं, क्रिसमस के ऊपर दोनों एक दूसरे प्रेमी युगल है, एक पति और पत्नी एक दूसरे को कुछ एक बहुत ही शानदार क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। उस गिफ्ट देने के लिए उन दोनों के पास पैसा नहीं है, तो उस पैसे को, उस गिफ्ट खरीदने के लिए वो क्या करते हैं, डेला सेल्स हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, डेला है वो स्त्री है, डेला क्या करती है, अपने जो लंबे बाल हैं उनको क्या कर देती है, आपके सामने उन लंबे बालों को वो त्याग देती है, बेच देती है, टू बाय ए चेन फॉर जिम, और क्या कर देती है, जो जिम है उसका पति है उसके लिए गले की चेन को बाय करने के लिए। और जो जिम है आपके सामने, जिम प्राइज्ड पॉकेट वॉच वाइल जिम सेल इज वॉच टू बाय द कॉम्फोर्ट डेला हेयर्स। जो यहाँ पर क्या दिखाया जाता है कि जो जिम है वो क्या करता है, आपके सामने जो पॉकेट की जो वॉच है उसके जो पॉकेट में आपके सामने जो घड़ी है ना, घड़ी है, वो उसको बेच देता है ताकि क्या कर सके, वो डेला के लिए जो कॉम के लिए, आपके लिए जो कंघी के लिए, भाई उसको सुंदर कंघी देना चाहता था, उसके लिए उसने पॉकेट वॉच को बेच दिया। अब क्या होता है, देखो इस कहानी में जो पॉकेट वॉच है ना, जो उसकी जो घड़ी को हमेशा अपने पास रखता था, वो घड़ी के लिए तो डेला वो चैन खरीदती है, और जो जिम है वो आपके लिए क्या खरीदता है, वो बालों के लिए उसके लिए कंघा खरीदता है। अब दोनों के लिए जो दोनों प्रिय चीजें थी एक दूसरे के गिफ्ट के लिए दोनों ने बेच दी, तो अब ना तो वो डेला के वो कोम्ब काम आया, कंघा काम आया, ना आपके सामने जिम के वो आपके सामने जो पॉकेट वॉच के लिए जो चेन थी वो काम आई। तो दोनों एक दूसरे को जो ब्यूटीफुल गिफ्ट देना चाहते थे वो एक दूसरे के कोई काम नहीं आते हैं। इन द एंड, अंत में आपके सामने दिखाया जाता है, इन द एंड बोथ गिफ्ट बिकम यूजलेस, और अंत में क्या दिखाया जाता है कि दोनों के द्वारा जो एक दूसरे को जो गिफ्ट देने जा रहे थे उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। बट देयर सेक्रीफाइसेस रिवील्स देयर डीप इमोशन बॉन्ड, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की जो प्रिय वस्तु थी, डेला के लिए जो अपने बाल थे वो सबसे ज्यादा प्रिय थे, क्यों प्रिय थे, इसीलिए तो जिम उसको कंघा देना चाहता था उन बालों के लिए, और आपके सामने जो जिम है उसके लिए वो पॉकेट वॉच बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए तो वो डेला उसके लिए चैन खरीद रही थी। तो दोनों के लिए जो सबसे जरूरी जो वस्तुएं थी उनके जीवन में, दोनों उसका त्याग कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम दिखाने के लिए, गिफ्ट देने के लिए उनको त्याग कर देते हैं। यही उनके प्रेम संबंधों को दिखाती है, उनके इमोशनल बॉन्ड को दिखाती है। ओ हेनरी हाईलाइट दैट ट्रू लव इज नॉट मेजर्ड बाय द वेल्थ और मटेरियल पोजेशंस, मतलब ओ हेनरी किस चीज को दिखाते हैं कि जो प्यार है उसको कभी भी तुम जीवन में, ये जो वेल्थ और मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है, मतलब धन दौलत से, और आपके सामने जो मेटेरियलिस्टिक चीजें मतलब ये जो वस्तु सामग्री है उनसे तुम कभी भी तोल नहीं सकती हो। बट यू कैन possession but by the willingness to the sacrifice one most valued belonging, मतलब आप किस चीज से प्रेम को इंसान पता चलता है, वो अपनी जो त्याग से पता चलता है। आप अपने प्रिय व्यक्ति के लिए जीवन में किन चीजों का त्याग कर सकते हो, आप वो कौन सी खूबसूरत चीज है, वो कौन सी सबसे अच्छी चीज है जो आपके जीवन में, चाहे वो कोई आदत हो, चाहे आपके अंदर कोई कमी हो, चाहे आपके जीवन की कोई वस्तु हो जो सबसे आपको प्रिय है, अगर वो आपके अपने प्रिय व्यक्ति के लिए अगर आप त्याग कर देते हो, यही आपका उसके लिए असली प्रेम संबंध है।
द स्टोरी आयरनिक एंड, ये जो आपके सामने जो पूरी की पूरी कहानी है, इसका अंत है वो बहुत ही आयरनिक होता है। आयरनिक मतलब व्यंग्य से भरा हुआ है। रीइंफोर्स दैट मैसेज, और ये आपके सामने रीइंफोर्स मतलब थोपने का प्रयास करता है ये संदेश, दैट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन द लाइफ इज लव। क्या बताता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो गिफ्ट है वो क्या है आपके सामने, जिंदगी के अंदर प्यार है, वो खुद से प्यार करना, मतलब आप जीवन में किसी से प्यार करते हो। Jim and Della are compared to the Maggie wise men who offered the precious gift, symbolize that their selfless love make them truly wise. जिम और डेला वो कंपेयर करते हैं मैगी को एक समझदार व्यक्ति से जो आपके सामने एक दूसरे से प्रीशियस गिफ्ट देते हैं। तो यह आपके सामने पूरी पूरी स्टोरी थी, मैंने आपको अच्छे से समझाई। अगर आप जिम और डेला कैरेक्टर स्केच आ सकता है जिम का डेला का, लेकिन इस स्टोरी में मैंने जो कहानी की पूरी समराइज करके बता दिया है। कुछ भी आए अच्छे से करके आना, पर्सन की लैंग्वेज चेंज होकर आ सकती है, कैरेक्टर स्केच आ सकता है जिम या डेला का, आपको पता चल गया दोनों ने क्या क्या किया था, उसको बढ़ा चढ़ा के आपको लिख के आना बस। अगले वाला प्रश्न है, हाउ डज कैथलीन मैन्सफील्ड क्रिटिसाइज देयर क्लास डिस्ट्रक्शन इन द डॉल्स हाउस। तो आपके सामने जो कैथरीन मैन्सफील्ड है उनके द्वारा जो किस तरीके से व्यंग्य किया गया है, जो समाज के अंदर जो क्लास डिस्टिंक्शन देखने को मिलते हैं, जो समाज में वर्ग भेदभाव देखने को मिलता है द डॉल हाउस के अंदर, उसको किस तरीके से कैथरीन मैन्सफील्ड ने क्या किया है, व्यंग्य उसके ऊपर किया है। इन द डॉल हाउस, आपके सामने जो डॉल हाउस है उसमें कैथरीन मैन्सफील्ड स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द रिजिड क्लास सिस्टम। जो डॉल हाउस नामक जो स्टोरी है उसके अंदर जो कैथरीन मैन्सफील्ड है वो बहुत ही तिखा व्यंग्य करते हैं, किसके ऊपर, रिजिड क्लास वर्ग के ऊपर। जो हमारे समाज के अंदर जो ये आपके सामने वर्ग व्यवस्था देखने को मिलती है, अमीर वर्ग की और गरीब वर्ग की, इसके ऊपर उन्होंने तिखा व्यंग्य किया है। एंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट इन द सोसाइटी, और जो समाज के अंदर सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है समाज के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, तीखा व्यंग्य किया है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द बुर्नेल सिस्टर्स, मतलब ये जो कहानी है ये बुर्नेल सिस्टर है। बुर्नेल्स आपके सामने कोई परिवार है, उसकी जो दो बहनें हैं उसके आसपास ये कहानी घूमती है। Who proudly show off their new doll house to their friend but are forgotten from sharing। मतलब वो आपके सामने, वो बहुत ही आपके सामने भाई, उनको उनके माता पिता अमीर है, वो उनको गुड़िया लेकर देते हैं और वो उस गुड़िया को क्या करते हैं, अपने सारे दोस्तों को दिखाते हैं। बट आर फॉरबिडन फ्रॉम द, फॉरबिडन मतलब मना करना, फ्रॉम शेयरिंग इट, लेकिन जब उनकी दोस्त उनसे वो गुड़िया मांगती है तो उन्हें देने से मना कर देती है। विद द कैलविज सिस्टर, जो कैलविज सिस्टर है वो उनसे गुड़िया मांगती है और उनको वो गुड़िया देने से मना कर देती है। द कैलविज सिस्टर आर बिलोंगिंग टू ए पुअर फैमिली, और जो कैलविज सिस्टर वो कौन है, आपके सामने गरीब घर की लड़कियां हैं, गरीब घर से बिलोंग करने वाली लड़कियां हैं। और ए लोअर क्लास फैमिली, वो किससे आते हैं आपके सामने, गरीब घर से आपके सामने वो दोनों की दोनों लड़कियां हैं कैलविज सिस्टर्स, वो गरीब घर से, उनके माता पिता इतने सशक्त नहीं है कि वो उनके लिए गुड़िया ला करते। द कैलवेज आर मोक्ड, जो ब्रुनेल्स की जो सिस्टर्स हैं उनके द्वारा जो कैलवीज की जो बहनें, उनको उनका मजाक उड़ाया जाता है। मोक्ड मतलब मजाक उड़ाना, ह्यूमिलिएटेड मतलब उनको अपमानित करना, एंड सोशली एक्सक्लूडेड ड्यू टू देयर मदर्स ऑक्यूपेशन। एक्सक्लूडेड मतलब उनको बाहर कर देना, मतलब सामाजिक रूप से उनको अपनी बराबर का दर्जा नहीं मानती है ब्रुनेल्स। क्यों, क्योंकि ड्यू टू देयर मदर्स ऑक्यूपेशन, जो उनकी माता है वो दोनों के अंदर जो वो काम करती है उसमें दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलता है। थ्रू द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस अलाइक, तो इस कहानी से ये हमें पता चलता है जिस तरीके से माता पिता बिहेव करते हैं उसी तरीके से उनके बच्चे हैं वो भी बिहेव करते हैं। मैन्सफील्ड एक्सप्लोज हाउ क्लास प्रिजुडाइज इज टॉट, मतलब मैन्सफील्ड इस चीज को बताते हैं कि कैसे जाति सामाजिक जो आपके सामने जो रूढ़िवाद है वो किस तरीके से लोगों में पैदा होता है। पहले माता पिता वो भेदभाव करते हैं और फिर धीरे धीरे उनके बच्चे वो सब चीजें सीख जाते हैं। प्रैक्टिसाइज्ड एंड नॉर्मलाइज फ्रॉम ए यंग एज, और कैसे आपके सामने धीरे धीरे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी इस चीज का, इस जातिगत या जो वर्ग का आपके सामने भेदभाव देखने को मिलता है उसका शिकार हो जाते हैं। ओनली केजिया द यंगेस्ट बुर्नेल्स गर्ल, उसमें एक केजिया नामक एक बुर्नोल्स जो लड़कियां हैं, बुर्नोल्स जो परिवार की जो आपके सामने जितनी भी लड़कियां, उसमें केजिया नामक एक सबसे छोटी लड़की होती है, वो क्या करती है, सो काइंडनेस, वो थोड़ी बहुत आपके सामने दयालु है, किसको, कैलवेल्स के खिलाफ, और उन्हें अपने घर में बुलाती है, किसके लिए,
उन गुड़ियों को दिखाने के लिए, स्पेशली द लाइट लैम्प, लिटिल लैम्प, और किस चीज को दिखाने के लिए, जो छोटा सा लैम्प पड़ा होता है उसको दिखाने के लिए वो आती है। सिंबलाइज होप एंड इनोसेंस, और ये किस किस चीज को दिखाता है, ये सिंबलाइज करता है कि उम्मीद और आपके सामने इनोसेंस को सिंबलाइज करता है कि कुछ ना कुछ समाज में चाहे कितनी भेदभाव देखने को मिल जाए, समाज में कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो समानता को मानते हैं और सभी लोगों को बराबर मानते हैं। मेंसफील्ड क्रिटिसाइज इज शार्प, जो मेंसफील्ड के द्वारा आपके सामने जो व्यंग्य किया गया है वो एकदम तीखा व्यंग्य दिखाई देता है और इफेक्टिव भी दिखाई देता है समाज के ऊपर। सी रिवील दैट क्लास डिस्क्रिमिनेशन इज अनजस्ट, वो क्या कहते हैं, समाज के अंदर जो भेदभाव देखने को मिलता है ये क्या है, एक आपके सामने आर्टिफिशियल है, ये इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है और ये हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। द स्टोरी एडवोकेट द एम्पैथी एंड चैलेंजेस द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये जो कहानी है वो आपके सामने क्या करती है, सहानुभूति भी देती है और चैलेंज भी करती है, लोगों को क्या करती है, चैलेंज करने का प्रयास करती है। जो हमारे समाज के अंदर हायरार्किकल मतलब वर्ग का जो आपके सामने जो जो दर्जा देखने को मिलता है, जो हमारे समाज को बांट के रखता है, उसके ऊपर आपके सामने तीखा व्यंग भी करती है। थ्रू स्टेबल आयरनी एंड द सिंबोलिज्म मैसफील्ड कंडेम्स द क्रुएलिटी ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी, और आपके सामने जो बहुत ही अपने शानदार व्यंग्य के माध्यम से, जो सिंबल कहानी के सिंबल के माध्यम से मैंसफील्ड ने क्या किया आपके सामने, बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया समाज